हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी विद न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोदिग्लानी मिलर। तो देखिए क्या होता है ये और किस तरीके से ये अप्रोच को फॉलो करना है, क्या एजम्पशन है, ये पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तीन बातें ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहले तो एमएम जो है वो आइडेंटिकल होता है विद द नेट ऑपरेटिंग इनकम के साथ, यानी एक जैसा ही होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आप नेट ऑपरेटिंग इनकम को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से इसको भी ट्रीट किया जाएगा। नाउ the absence of tax, the cost of capital and the value of the firm are not affected by the change in capital structure। ठीक, तो यहाँ पे absence of जो टैक्स है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को कोई भी अफेक्ट नहीं पहुँचा सकता है। दूसरी बात तो ये ध्यान रखनी है। नाउ द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर इररेलिवेंट एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट होता है किसके बिहाफ पर? डेट एंड इक्विटी मिक्स के। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या कि ये आइडेंटिकल होता है विद द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के साथ एंड एब्सेंस, टैक्स के एब्सेंस होने पर कैपिटल स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अफेक्ट नहीं होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज इररेलिवेंट होता है वैल्यू ऑफ द फर्म इन, बल्कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑन द ऑफ, सॉरी, डेट इक्विटी मिक्स के साथ। सो एजम्पशन क्या है? एजम्पशन देखिए क्या क्या है। देयर इज अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट वैन। देखिए सबसे पहले तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। यहाँ पर इन्वेस्टर जो हैं वो फ्री, मतलब फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं। ठीक है, जब मन चाहा खरीद लिया, जब मन चाहा बेच दिया। they can borrow funds without restriction at the same terms as the firms do। तो फॉर्म के ब्याह पर वो बोरो कर सकते हैं फंड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। दे बिहेव रेशनली, बिहेव करेंगे। दे एज वेल, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो पहला एजम्पशन है ये कि किस तरीके से एक परफेक्ट मार्केट है ये। तो परफेक्ट मार्केट किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और ये फैसिलिटीज़ हैं किस चीज़, किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज firm can be classified into homogeneous risk classes। all the firms in the same risk classes will have the same degree of transaction cost। यानी कि होमोजीनियस नेचर का है, फर्म को होमोजीनियस नेचर यहाँ पे ट्रीट किया गया है। तो जो रिस्क होते हैं वो एक ही क्लास के रिस्क होते हैं, यानी कि से ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्म्स एनओआई, यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम से इन्वेस्टर्स को एक ही जैसी एक्सपेक्टेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट इज, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर 100% पे आउट रेशियो होगा, विच मीन्स नो रिटेन्ड अर्निंग्स। ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। नाउ अगर मैं ग्राफ के थ्रू बात करूँ तो ग्राफ के थ्रू किस तरीके से होगा, देखिए देर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, पहले ही बता दिया गया था। और क्या बताया था? वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो आइडेंटिकल होगी किसके साथ? एनओआई के साथ। तो वही चीज़ है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा किस पर? एनओआई पर। और यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है क्या? कांस्टेंट रहती है, ये बात ध्यान रखनी है। सो और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिक प्रोपोजिशन है, यहाँ पर दो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन 1 एंड 2। तो प्रोपोजिशन 1 में होता क्या है एक्चुअली में कि प्रोपोजिशन 1 में यही बताया गया है कि जो टोटल मार्केट वैल्यू है इज़ इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहती है और ये डिटरमाइंड होती है किस तरीके से? नेट जो कैपिटलाइजेशन है नेट ऑपरेटिंग इनकम से। ठीक है, तो हमने देखा ही था किस तरीके से आइडेंटिकल होती है किस पर? एनओआई पर। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 25 है। एक मिनट, मैं ज़रा कैमरा ठीक कर लूँ एक बार। हाँ जी, तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर जो हमारा
क्या है 25 है, 25 इलिस्ट्रेशन नंबर है। क्या कहता है इलिस्ट्रेशन नंबर 5, अ कंपनी एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि EBIT हमें गिवन है विच इज़ 50,000। देन यहाँ पर डिवेंचर दे रखा है मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ₹2 लाख। ओके, विद इंटरेस्ट रेट है इसका कितना, जो 10% डिवेंचर है 2 लाख है, इस तरीके से लिख देता हूँ। एंड KE गिवन है हमें कितना, 12.5%। सो क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ द फर्म अगर देखा जाए तो इक्विटी प्लस डेट होता है, यानी कि डिवेंचर। तो इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले EBIT गिवन है, इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट। इट मीन्स इंटरेस्ट अगर मैं कहूँ तो 10% कितना होता है 20,000 2 लाख का, एंड 20,000 इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30,000 का इंटरेस्ट। ओके, ये आ गया हमारे पास 30,000 सॉरी EBIT आ गया है। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए जो अर्निंग्स होती है इक्विटी अर्निंग्स, वो डिपेंड करती है किस पर, हमारे EBT पर, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा EBIT, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, जो हमारे पास रेट है KE का रेट जो गिवन है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ द इक्विटी आएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो रेट है हमारे पास 12.5%। देन इसको आप डिवाइड कर दोगे किस तरीके से, 30,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, तो आपके पास 2,40,000 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई है हमारे पास 2,40,000। तो मैं वैल्यू ऑफ द फर्म की बात करूँ तो इक्विटी कितनी है 2,40,000, एंड डिवेंचर हमारे पास कितना है 2 लाख का, तो 4,40,000 विल बी और आंसर, वैल्यू ऑफ फर्म। नाउ अब क्या पूछा है, अब पूछा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा गया है। तो देखिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। क्या निकालना था हमें, KO। तो EBIT गिवन है सिंपल सा। देखिए एक ही फॉर्मेट में लेकर चल रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, कोई मैंने चेंज नहीं किया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ द फॉर्म EBIT कितना है हमारे पास, EBIT है 50,000, है ना। और वैल्यू ऑफ द फॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया 4,40,000। देन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आता है 50,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 इज इक्वल टू 0.1136, इस तरीके से। देन मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, तो 11.36। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा 0.1136 और 11.36%। ओके, सो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है इलिस्ट्रेशन नंबर 26। इलिस्ट्रेशन नंबर 26 में देखिए क्या दे रखा है, अज्यूमिंग नो टैक्स एंड गिवन द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट एट द 10% एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बिलो, दे रखा है ये सब कुछ, यानी कि एक फॉर्मेट दे रखी है। देखो आपको टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है, फॉर्म दे रखी है XYZ एंड W, EBIT हर एक फॉर्म का दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, और कैपिटल दिए हुए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी, इक्विटी की, इक्विटी यानी कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फॉर्म। तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी है अंडर नेट इनकम अप्रोच, एंड आपको डिटरमाइन करना है क्या, डिटरमाइन करना है ऑल्सो वैक, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ईच फॉर्म की बात कर रहा है, ईच फॉर्म। तो सिंपल सा है, इनकम अप्रोच की बात कर रहा है तो इनकम अप्रोच में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द फॉर्म इक्विटी प्लस डेट करते हैं। ठीक,
तो सिंपल सा क्या करोगे आप, सबसे पहले तो यहाँ पर एक टेबल के थ्रू बना लोगे, जैसे x हो गया, y हो गया और z और w। तो आपको सबसे पहले गिवन है क्या, EBIT आप पर्टिकुलरली हर किसी का लिख दोगे 2 लाख। तो मैं यहाँ पर एक का करके दिखला रहा हूँ, बाकी सब आप खुद कर सकते हो। लेस कर दोगे इंटरेस्ट विच इज़ 10% है, तो 10% है। और हमारे पास सॉरी देखिए, हाँ यहाँ पर इंटरेस्ट 10% है और वैल्यूज़ दे रखी है, वैल्यू जो है इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, आई फॉर इंटरेस्ट गिवन है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास EBT विच इज़ 1,80,000 EBT आ जाएगा। देन अब करना क्या है आपको, ये आ गया हमारे पास इक्विटी ये आ गई है क्या, EBT आ गई है। अब हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो वी नो डैट क्या होता है, EBT और जो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट है, तो फर्स्ट का कितना है 12% है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। अब क्या कर दोगे 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12%, तो आ गया हमारे पास 15 लाख। तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितनी आ गई है, 15 लाख आ गई है। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि मुझे चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी इक्विटी है, बट मेरे पास डिवेंचर नहीं है। तो डिवेंचर के लिए देखिए क्या करना है, आपको 10% रेट दे रखा है, कितना 10% रेट जो है इंटरेस्ट का वो गिवन है, कितना दे रखा है 20,000। तो यानी कि 20,000 है, कितना 10% तो 100% कितना होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो 20% दे रखा है आपको, 20% कह रहा हूँ 10% दे रखा है। आप डिवाइड कर दोगे क्या, जो हमारे पास परसेंटेज रेट है 0.10 भी लिख के, यानी कि डिवाइड कर दोगे 0.1, तो आ जाएगा आपके पास डिवेंचर 2 लाख। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप जो भी सूटेबल लगे, 10% ये है तो 100% कितना होगा, मैं एक बार करके दिखला दूँ। लिखोगे आप 20,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कर दोगे 10 से, तो 2 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और वैसे भी डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो 2 लाख आ गया। अब हमारे पास दोनों हैं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म बात करूँ तो 1,80,000 वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो है हमारे पास 15 लाख की, और 2 लाख ही हो गया। तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी 15 लाख है एंड डेट है हमारे पास 2 लाख, तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आ गई 17 लाख। इसी तरीके से वाई के लिए भी कर देना है, मैं एक वाई के लिए भी करके दिखला देता हूँ लास्ट, देन आपको जेड और डब्ल्यू के लिए खुद ही कर लेना है। EBIT गिवन है हमें कितना 3 लाख है। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट 10% विच इज़ 60,000, माइनस कर दोगे 2,40,000 बचेगा। वैल्यू ऑफ द इक्विटी के लिए हम क्या करेंगे, 2,40,000 को डिवाइड कर देंगे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, तो 16% है यहाँ पर, हमारे पास 15 लाख आंसर आ गया। यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पर भी क्या है, सॉरी वैल्यू ऑफ द फर्म कह रहा हूँ, वैल्यू ऑफ द इक्विटी क्या है 15 लाख ही है। नाउ अब आती है बात डिवेंचर की। तो डिवेंचर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना है, 60,000 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख के डिवेंचर है हमारे पास। नाउ 15 और 6 ये वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी 21 लाख की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे करना है। नाउ अब बात आती है, अब मैं यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी थी, क्या पूछी थी, वैल्यू ऑफ द फर्म पूछी थी, और क्या पूछी थी, वैक पूछा था, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप यहाँ पर लाइन लिखकर ऐसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। तो EBIT है ये हमारे पास यहाँ पर कितना 2 लाख, एंड वैल्यू ऑफ द फर्म भी गिवन है, डिवाइडेड बाय कर दोगे 17 लाख से, तो ये आ गया हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो 11.76। ठीक, तो यहाँ पर लिख दोगे क्या 11.76, एंड देन फर्दर इसके लिए भी क्या कर दोगे 3 लाख और डिवाइडेड बाय 21 लाख से, एंड मल्टीप्लाई 100 से,
तो ये आ जाएगा आपके पास 14 पॉइंट, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई आई थिंक। कितना है हमारे पास EBIT है, हमारे पास 3 लाख का EBIT है। तो 3 लाख और डिवाइडेड बाय 21 लाख, तो ये आ गया, नहीं सही है बिल्कुल, 14.28 आ रहा है। ठीक है, इतने परसेंट ये आंसर हो जाएगा आपका। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखते हैं किस तरीके से होगा अब ये। बाकी जो बचे हैं आपको खुद ही कर लेने हैं ये। तो इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखिए, द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड इज एज अंडर, दिया हुआ है। इक्विटी शेयर दे रखे हैं 40 लाख के हैं, 100 ईच। रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है 10 लाख की। 9% प्रेफरेंस शेयर दे रखा है इस बार, और 7% डिवेंचर दे रखा है। ठीक, तो करना क्या है हमें, देखिए, द कंपनी रिक्वायर्स अ सम 25 लैक्स टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्रोग्राम। कोई एक्सपेंशन मतलब प्रोग्राम करना चाहते हैं बढ़ाने के लिए, 25 लाख रुपीज़ की उन्हें फाइनेंस चाहिए, ज़रूरत है। फॉर विच इट इज़ कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, देखिए, 20,000 इक्विटी शेयर जो है वो इशू कर देते हैं, ठीक, एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर इशू करते हैं। देन 10% प्रेफरेंस शेयर, देन इशू करते हैं 8% डिवेंचर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रेशियो PE ratio in cases of equity preference and debenture financing would be 2017 and 16 का है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द अबव अल्टरनेटिव वुड यू कंसिडर टू बी द बेस्ट। कौन सा बेस्ट होगा ये बताना है। तो देखिए, इस सिचुएशन में हमें EPS को कंसिडर करना होता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये। तो सबसे पहले, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी विद न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोदिग्लानी मिलर। तो देखिए क्या होता है ये, और किस तरीके से ये अप्रोच को फॉलो करना है, क्या एजम्पशन है, ये पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या, सबसे पहले तो जो है वो आइडेंटिकल होता है विद द नेट ऑपरेटिंग इनकम के साथ, यानी एक जैसा ही होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आप नेट ऑपरेटिंग इनकम को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से इसको भी ट्रीट किया जाएगा। नाउ, the absence of tax, the cost of capital and the value of the firm are not affected by the change in capital structure। ठीक, तो यहाँ पे absence of जो टैक्स है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को कोई भी अफेक्ट नहीं पहुँचा सकता है। दूसरी बात तो ये ध्यान रखनी है। नाउ द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर इररेलिवेंट एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट होता है किसके बिहाफ पर, डेट एंड इक्विटी मिक्स के। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या, कि ये आइडेंटिकल होता है विद द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के साथ, एंड एब्सेंस, टैक्स के एब्सेंस होने पर कैपिटल स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अफेक्ट नहीं होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज इररेलिवेंट होता है वैल्यू ऑफ द फर्म इन, बल्कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑन द ऑफ, सॉरी, डेट इक्विटी मिक्स के साथ। सो एजम्पशन क्या है, एजम्पशन देखिए क्या क्या है। देयर इज अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट वैन। देखिए सबसे पहले तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा, वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़। यहाँ पर इन्वेस्टर जो हैं वो मतलब फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं। ठीक है, जब मन चाहा खरीद लिया, जब मन चाहा बेच दिया। They can borrow funds without restriction at the same terms as the firms do। तो फॉर्म के बिहाफ पर वो बोरो कर सकते हैं फंड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। दे बिहेव रेशनली बिहेव करेंगे। दे एज वेल दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो पहला एजम्पशन है ये कि किस तरीके से एक परफेक्ट मार्केट है ये। तो परफेक्ट मार्केट किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और ये फैसिलिटीज़ हैं किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज
firm can be classified into homogeneous risk classes. All the firms in the same risk classes will have the same degree of transaction cost. यानी कि homogeneous nature का है, फॉर्म को homogeneous nature यहाँ पे ट्रीट किया गया है। तो जो रिस्क होते हैं वो एक ही क्लास के रिस्क होते हैं, यानी कि सेम। ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्म्स एनओआई, यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम से इन्वेस्टर्स को एक ही जैसी एक्सपेक्टेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट इज, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर 100% पे आउट रेशियो होगा, विच मीन्स नो रिटेन्ड अर्निंग्स। ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। नाउ अगर मैं ग्राफ के थ्रू बात करूँ तो ग्राफ के थ्रू किस तरीके से होगा, देखिए देर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, पहले ही बता दिया गया था। और क्या बताया था, वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो आइडेंटिकल होगी किसके साथ, एनओआई के साथ। तो वही चीज़ है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा किस पर, एनओआई पर। और यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है क्या, कांस्टेंट रहती है, ये बात ध्यान रखनी है। सो और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिक प्रोपोजिशन है, यहाँ पर दो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन 1 एंड 2। तो प्रोपोजिशन 1 में होता क्या है एक्चुअली में कि प्रोपोजिशन 1 में यही बताया गया है कि जो टोटल मार्केट वैल्यू है इज़ इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहती है। और ये डिटरमाइंड होती है किस तरीके से, नेट जो कैपिटलाइजेशन है नेट ऑपरेटिंग इनकम से, ठीक है। तो हमने देखा ही था किस तरीके से आइडेंटिकल होती है किस पर, एनओआई पर। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 25 है। एक मिनट, मैं ज़रा कैमरा ठीक कर लूँ एक बार। हाँ जी, तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर जो हमारा क्या है, 25 है। 25 इलस्ट्रेशन नंबर है। क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 5, अ कंपनी एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि EBIT हमें गिवन है विच इज़ 50,000। देन यहाँ पर डिवेंचर दे रखा है मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ₹2 लाख, ओके। विद इंटरेस्ट रेट है इसका कितना, जो 10% डिवेंचर है 2 लाख है, इस तरीके से लिख देता हूँ। एंड KE गिवन है हमें कितना, 12.5%। सो क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। तो नेट इनकम अप्रोच तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ द फर्म अगर देखा जाए तो इक्विटी प्लस डेट होता है, यानी कि डिवेंचर। तो इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले EBIT गिवन है, इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट। इट मीन्स इंटरेस्ट अगर मैं कहूँ तो 10% कितना होता है, 20,000 2 लाख का, एंड 20,000 इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30,000 का इंटरेस्ट, ओके। ये आ गया हमारे पास 30,000 सॉरी EBIT आ गया है। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए जो अर्निंग्स होती है, इक्विटी अर्निंग्स, वो डिपेंड करती है किस पर, हमारे EBT पर, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EBIT, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। जो हमारे पास रेट है KE का रेट जो गिवन है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ द इक्विटी आएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो रेट है हमारे पास 12.5%। देन इसको आप डिवाइड कर दोगे किस तरीके से, 30,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, तो आपके पास 2,40,000 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई है हमारे पास 2,40,000। तो मैं वैल्यू ऑफ द फर्म की बात करूँ तो इक्विटी कितनी है, 2,40,000, एंड डिवेंचर हमारे पास कितना है, 2 लाख का। तो 4,40,000 विल बी और आंसर, वैल्यू ऑफ फर्म। नाउ अब क्या पूछा है, अब पूछा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा गया है। तो देखिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करना होगा,
तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। क्या निकालना था हमें, के ओ। तो EBIT गिवन है, सिंपल सा। देखिए एक ही फॉर्मेट में लेकर चल रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, कोई मैंने चेंज नहीं किया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ द फॉर्म EBIT कितना है हमारे पास, EBIT है 50,000, है ना। और वैल्यू ऑफ द फॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, 4,40,000। देन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आता है 50,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 इज इक्वल टू 0.1136, इस तरीके से। देन मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, तो 11.36। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, 0.1136 और 11.36%। ओके, सो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है इलिस्ट्रेशन नंबर 26। इलिस्ट्रेशन नंबर 26 में देखिए क्या दे रखा है। एज्यूमिंग नो टैक्स एंड गिवन द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट एट द 10% एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बिलो, दे रखा है ये सब कुछ। यानी कि एक फॉर्मेट दे रखी है, देखो आपको टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है, फॉर्म दे रखी है XYZ एंड W। EBIT हर एक फॉर्म का दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, और कैपिटल दिए हुए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी, इक्विटी की, इक्विटी यानी कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, आपको करना है कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फॉर्म। तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी है अंडर नेट इनकम अप्रोच, एंड आपको डिटरमाइन करना है क्या, डिटरमाइन करना है ऑल्सो वैक, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ईच फॉर्म की बात कर रहा है, ईच फॉर्म। तो सिंपल सा है, इनकम अप्रोच की बात कर रहा है, तो इनकम अप्रोच में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द फॉर्म इक्विटी प्लस डेट करते हैं, ठीक। तो सिंपल सा क्या करोगे आप, सबसे पहले तो यहाँ पर एक टेबल के थ्रू बना लोगे, जैसे X हो गया, Y हो गया, और Z और W। तो आपको सबसे पहले गिवन है क्या, EBIT आप पर्टिकुलरली हर किसी का लिख दोगे 2 लाख। तो मैं यहाँ पर एक का करके दिखला रहा हूँ, बाकी सब आप खुद कर सकते हो। लेस कर दोगे इंटरेस्ट विच इज़ 10% है, तो 10% है, और हमारे पास, सॉरी देखिए, हाँ यहाँ पर इंटरेस्ट 10% है, और वैल्यूज़ दे रखी है, वैल्यू जो है इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, आई फॉर इंटरेस्ट गिवन है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास EBT विच इज़ 1,80,000 EBT आ जाएगा। देन अब करना क्या है आपको, ये आ गया हमारे पास सॉरी इक्विटी, ये आ गई है क्या, EBT आ गई है। अब हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो वी नो डैट क्या होता है, EBT और जो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट है। तो फर्स्ट का कितना है, 12% है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, आप क्या कर दोगे, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12%, तो आ गया हमारे पास 15 लाख। तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितनी आ गई है, 15 लाख आ गई है, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि मुझे चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी इक्विटी है, बट मेरे पास डिवेंचर नहीं है। तो डिवेंचर के लिए देखिए क्या करना है, आपको 10% रेट दे रखा है, कितना, 10% रेट जो है इंटरेस्ट का वो गिवन है, कितना दे रखा है, 20,000। तो यानी कि 20,000 है, कितना 10%, तो 100% कितना होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो 20% दे रखा है आपको, 20% कह रहा हूँ, 10% दे रखा है। आप डिवाइड कर दोगे क्या, जो हमारे पास परसेंटेज रेट है 0.10 भी लिख के, यानी कि डिवाइड कर दोगे 0.1, तो आ जाएगा आपके पास डिवेंचर 2 लाख। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप जो भी सूटेबल लगे, 10% ये है तो 100% कितना होगा, मैं एक बार करके दिखला दूँ। लिखोगे आप 20,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कर दोगे 10 से, तो 2 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और वैसे भी डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो 2 लाख आ गया। अब हमारे पास दोनों हैं, तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म बात करूँ तो 1,80,000, वैल्यू ऑफ द फॉर्म जो है वो है हमारे पास 15 लाख की, और 2 लाख ही हो गया। तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी 15 लाख है, एंड डेट है हमारे पास 2 लाख, तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या आ गई, 17 लाख।
इसी तरीके से वाई के लिए भी कर देना है। मैं एक वाई के लिए भी करके दिखला देता हूँ लास्ट, देन आपको जेड और डब्ल्यू के लिए खुद ही कर लेना है। EBIT गिवन है हमें कितना, 3 लाख है। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट 10% विच इज़ 60,000, माइनस कर दोगे 2,40,000 बचेगा। वैल्यू ऑफ द इक्विटी के लिए हम क्या करेंगे, 2,40,000 को डिवाइड कर देंगे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, तो 16% है यहाँ पर, हमारे पास 15 लाख आंसर आ गया। यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पर भी क्या है, सॉरी वैल्यू ऑफ द फर्म कह रहा हूँ, वैल्यू ऑफ द इक्विटी क्या है, 15 लाख ही है। नाउ अब आती है बात डिवेंचर की। तो डिवेंचर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना है, 60,000 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख के डिवेंचर है हमारे पास ना, 15 और 6 वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी 21 लाख की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे करना है। नाउ अब बात आती है, अब मैं यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी थी, क्या पूछी थी, वैल्यू ऑफ द फर्म पूछी थी और क्या पूछी थी, वैक पूछा था, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप यहाँ पर लाइन लिखकर ऐसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। तो EBIT है ये हमारे पास यहाँ पर कितना, 2 लाख, एंड वैल्यू ऑफ द फर्म भी गिवन है, डिवाइडेड बाय कर दोगे 17 लाख से, तो ये आ गया हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो 11.76। ठीक, तो यहाँ पर लिख दोगे क्या, 11.76, एंड देन फर्दर इसके लिए भी क्या कर दोगे, 3 लाख और डिवाइडेड बाय 21 लाख से एंड मल्टीप्लाई 100 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 पॉइंट, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई आई थिंक, कितना है हमारे पास EBIT है, हमारे पास 3 लाख का EBIT है, तो 3 लाख और डिवाइडेड बाय 21 लाख, तो ये आ गया, नहीं सही है बिल्कुल, 14.28 आ रहा है। ठीक है, इतने परसेंट ये आंसर हो जाएगा आपका। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखते हैं किस तरीके से होगा अब ये, बाकी जो बचे हैं आपको खुद ही कर लेने हैं ये। तो इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखिए, द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड इज एज अंडर, दिया हुआ है, इक्विटी शेयर दे रखे हैं 40 लाख के हैं, 100 ईच, रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है 10 लाख की, 9% प्रेफरेंस शेयर दे रखा है इस बार, और 7% डिवेंचर दे रखा है। ठीक, तो करना क्या है हमें, देखिए द कंपनी रिक्वायर्स अ सम 25 lakhs टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्रोग्राम, कोई एक्सपेंशन मतलब प्रोग्राम करना चाहते हैं बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपीज़ की उन्हें फाइनेंस चाहिए, ज़रूरत है, फॉर विच इट इज़ कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, देखिए 20,000 इक्विटी शेयर जो है वो इशू कर देते हैं, ठीक, एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर इशू करते हैं, देन 10% प्रेफरेंस शेयर, देन इशू करते हैं 8% डिवेंचर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट PE ratio in cases of equity preference and debenture financing would be 2017 and 16 का है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द अबव अल्टरनेटिव वुड यू कंसिडर टू बी द बेस्ट, कौन सा बेस्ट होगा ये बताना है। तो देखिए इस सिचुएशन में हमें EPS को कंसिडर करना होता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये। तो सबसे पहले